रात के 11 बज रहे थे। राहुल की माँ अपने कमरे में सो रही थी और राहुल अपने कमरे में सुमित के साथ बैठा हुआ था। वो उससे पूछ रहा था, बताया राहुल, तेरे और आयशा के साथ ऐसा क्या हुआ था जो तुझे और उसे अलग होना पड़ा? राहुल ने धीमे से कहा, हटाना यार, तू क्या फिर से वही आयशा की बातों को लेकर बैठ गया है? मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तू देख नहीं रहा मैं धीरे धीरे उससे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूं और तू मुझे फिर से वही सब पूछ रहा है? सुमित उसकी तरफ देखते हुए गहरी आवाज में बोला, मुझे पता चला है कि आयशा इसी शहर में है और उसने ड्रग्स, दारू, जितने भी नशे हैं सब कुछ करना शुरू कर दिया है। ये सुनते ही राहुल ने तुरंत पूछा, क्या? सच बता, तुझे कैसे पता चला ये सब? सुमित ने धीरे से कहा, पहले तू मेरे सवालों का जवाब दे, उसके बाद ही मैं तुझे उसके बारे में कुछ बताऊंगा। राहुल कुछ देर तक चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, मैं क्या बताऊं यार तुझे? जो भी हुआ मेरी वजह से ही हुआ। जब मेरी उस दूसरी लड़की लेखा से शादी हुई तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे आयशा को एक हॉस्पिटल में छोड़कर लेखा के साथ छत्तीसगढ़ के जंगलों में जाना पड़ा। लेकिन जब तक मैं वहां रहा, वो हरामखोर आर्यन आयशा को हॉस्पिटल से न जाने कहां लेकर भाग गया और उसे एक छोटी सी कुटिया में रखकर टॉर्चर करता रहा। वो कोमा में थी, उसके बाद भी उसने उस पर रहम नहीं किया। वो सनकी आर्यन जो कॉलेज में आयशा के पीछे पड़ा हुआ था। सुमित के इतना पूछने पर राहुल ने कहा, हाँ वही। तो उसके बाद किसी पड़ोसी देश की आर्मी आयशा को वहां से उठाकर ले गई जहां आर्यन ने उसे रखा हुआ था। उसके बाद उन लोगों ने आयशा पर ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिससे वो इंसान ही नहीं रही, वो एक मशीन बन गई थी। ये बात उसे तब पता चली जब हम इजिप्ट में थे और उस आर्यन ने आयशा पर गोली चलाई। उन गोलियों का आयशा पर कोई भी असर नहीं हुआ, उसके शरीर से खून की एक बूंद भी नहीं गिरी। इससे आयशा को गहरा सदमा लगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं मानी और न जाने उसके बाद से वो कहां चली गई। उसके बाद से मैंने लेखा और आयशा दोनों को खो दिया। लेखा उस दिन कैफे में मिली तो वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई। आयशा भी किसी न किसी के साथ खुशी हुई। बचा सिर्फ मैं जो उनकी यादों में देवदास बनकर बैठा हूं। उस दिन जब लेखा को देखा तो समझ में आया कि सिर्फ मैं ही आशिकों की तरह पागल था। सुमित ने राहुल को समझाते हुए कहा, यार तो फिक्र मत कर, हम है ना। अब उम्मीद है कि आयशा जल्दी ही मिल जाएगी। जब तू आयशा के लिए परेशान हो रहा था तो हमसे तेरी हालत देखी नहीं गई। फिर मैंने और राहिल ने डिसाइड किया कि हम दोनों आयशा को ढूंढ निकालेंगे, जिसके लिए हमने शकील से मदद मांगी। उसी ने आज मुझे आयशा की लोकेशन भेजी। मैं और राहिल लोकेशन पर गए थे, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं मिला। पर एक बात बताऊं, उस दिन तुझे लगा था ना कि वो पिज्जा आयशा ने ही मंगवाया था? वो बिल्कुल सही था, क्योंकि उस फैक्ट्री में मुझे स्माइल कैफे के पिज्जा का एक पैकेट मिला और उसमें बिल भी था। राहुल ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, मतलब ये बात सच है कि आयशा इसी शहर में है? लेकिन अब कोई और उम्मीद मत दे यार। सुमित, मैं बहुत मुश्किल से खुद को संभाल पाया हूं। ऐसा ना हो कि आयशा के मिलने की झूठी उम्मीद में मैं एक बार फिर से खुद को हर्ट करूं। सुमित ने उसके कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू सही कह रहा है यार, लेकिन न जाने कि मुझे ऐसा लगता है कि आयशा आज भी तुझसे प्यार करती है और उसकी वही मशीन वाली मजबूरी उसे तेरे पास आने से रोक रही है। अगर वो मुझे मिली तो मैं उसे तेरे पास आने के लिए कन्विंस करूंगा, तो फिक्र मत कर। लेकिन तूने ये गलत किया यार। तेरे साथ इतना सब होता रहा और तूने मुझे एक बार भी नहीं बताया। राहुल हल्का सा मुस्कुराकर बोला, क्या बताता यार, जितना बता दिया वही बहुत है। क्योंकि और ज्यादा कुछ बताया ना तो तुझे शक होने लगेगा कि आजकल की दुनिया में ये सब भी होता है। इसलिए तू भी ज्यादा मत सोच। सुमित ने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ हूं यार, तो खुद को कभी अकेला मत समझ। अच्छा, चल ठीक है, मैं निकलता हूँ। कल दोपहर को मिलते हैं कैफे पर। इतना बोलकर सुमित राहुल के घर से निकल गया। सुमित के जाने के बाद राहुल बेड पर लेटे हुए सोच रहा, क्या सुमित ने जो कहा वो सच था? क्या आयशा आज भी मुझसे प्यार करती होगी? और अगर वो इसी शहर में है तो मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की उसने? काश
सुमित ने जो कहा वो सच हो। मैं आयशा के साथ फिर से पूरी लाइफ बिताने के लिए तैयार हूं, बस वो मेरे साथ रहने के लिए मान जाए। जब राहुल ये सब सोच रहा था तो उसी वक्त आयशा अपने दोनों साथियों के साथ अपने नए ठिकाने पर पहुंच चुकी थी। जहां आयशा ने अपना नया ठिकाना ढूंढा था वो घर उसी तरफ था जहां लेखा रहा करती थी। जिस अंधेरे रोड से होकर लेखा अपने रूम की तरफ जाती थी उसी रोड में एक बड़ा सा घर था जो काफी वक्त से खाली सुनसान पड़ा हुआ था। उसी घर के एक कमरे में आयशा, मैग्नेट मैन और ब्रेन मैन बैठे हुए थे। ब्रेन मैन आयशा से पूछ रहा था, तुमने यहाँ दुनिया के लोगों के बीच रहने का प्लान तो बना लिया, लेकिन अगर लोगों ने हमें देख लिया और वो हमारी सच्चाई जान गए तो फिर क्या करोगे? आयशा ने उसे समझाते हुए कहा, हम अपना रूल कभी नहीं तोड़ेंगे, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ भी हम आम इंसानों की तरह ही रहेंगे। मैग्नेट मैन ने ब्रेन मैन की तरफ देखते हुए कहा, अरे तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? कुछ हुआ तो अपनी आयशा है ना, वो सब कुछ संभाल लेगी। वैसे भी ये घर बाहर से सबको खंडर लगता है, हालांकि अंदर इसमें सारी सुविधाएं हैं। खैर, मैं तो चला सुने। वैसे भी आज की भागम भाग से मैं बहुत थक गया। इतना बोलकर मैग्नेट मैन घर के दूसरे कमरे में सोने चला गया। ब्रेन मैन अभी भी गहरी सोच में डूबा हुआ था। आयशा ने उससे कहा, तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। मैंने इस घर के बारे में सब पता किया है। इसके मालिक का कोई अता पता नहीं है और इस घर के आसपास कोई आता जाता भी नहीं। सब इसे भूतिया समझते हैं। ब्रेन मैन ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुमने यहाँ रहने का फैसला किया है तो सही ही होगा। इतना बोलकर वो भी वहां से उठकर चला गया। उसके जाने के बाद आयशा भी उठकर घर में एक खिड़की के पास जाकर बैठ गई। रात की ठंडी हवाएं उसके चेहरे को सुकून दे रही थी। उसने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और उससे एक सिगरेट निकालकर जला ली। आयशा सिगरेट पीते हुए राहुल के बारे में सोच रही थी कि काश एक बार वो उसे देख पाती। आयशा चाहती तो उसके घर जा सकती थी, लेकिन उसे पता था कि अगर राहुल से वो फेस टू फेस मिलेगी तो वो उससे अपने साथ रहने की जिद करेगा। यही सब आयशा के दिमाग में चल रहा था। सुबह के 9 बज रहे थे। लेखा अपने रूम की सफाई कर रही थी। उसने पलंग के नीचे झाड़ू लगाते हुए देखा कि एक कीरिंग का टूटा हुआ लॉकेट वहां पर पड़ा हुआ था। लेखा का ध्यान पहले उस पर नहीं गया था क्योंकि इससे पहले लेखा ने अपने कमरे की सफाई नहीं की थी। जैसे ही उसने उस लॉकेट को देखा तो उसे याद आया कि वो तो करण की बाइक की चाबी का लॉकेट है। लेखा ने कई बार बाइक की चाबी में उसे देखा था, लेकिन जिस दिन लेखा के रूम में पेंट हुआ था उसके दूसरे दिन लेखा करण की बाइक पर बैठकर उसके साथ कैफे गई थी। उस दिन से उसे करण की बाइक में वो लॉकेट नहीं दिखा था। लेखा को कुछ शक हुआ। उसने कीरिंग के लॉकेट को अपने पर्स में रख लिया और कैफे जाने के लिए रेडी होने लगी। कुछ ही देर में लेखा कैफे के लिए रेडी हुई और नाश्ता करके कैफे के लिए निकल गई। लेखा टाइम से कैफे पहुंच गई थी। उसने देखा कि करण अभी कैफे में नहीं आया था, इसलिए वो सीधा कैफे के किचन में जाकर काम करने में लग गई। दूसरी तरफ राहिल अपने घर के बेड पर बैठे हुए चिल्ला रहा था, जैसा तुम बोल रही हो मैं वैसा ही तो कर रहा हूं, अब और क्या करूं? मुझे ये तकलीफ देना बंद करो। मैं अपनी मर्जी से घर के बाहर भी नहीं जा सकता हूं। क्या जिंदगी बना दी है तुमने मेरी? आखिर तुम किसी और के शरीर में क्यों नहीं चली जाती? मैं ही मिला हूं क्या तुम्हें? ये सब बोलकर राहिल परेशान हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या चल रहा है। राहिल के अंदर की शक्तियों ने हंसते हुए कहा, बेवकूफ है तू। मैं जिसके अंदर होती हूं वो खुद को इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान मानने लगता है, और तू है कि मुझे अपने अंदर से बाहर निकालना चाहता है। इतनी आसानी से तो मैं बाहर आने से रही। तू आज अपने उस दोस्त राहुल से मिल और उसे लेखा से शादी के लिए मना, नहीं तो तुझे और भी ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ेगी। जा, अब उसे कॉल कर और कैफे में मिलने के लिए बोल। राहिल उठकर खड़ा हुआ और टेबल से अपना फोन उठाकर राहुल को कॉल किया और बोला, हाँ कहाँ है तू? दूसरी तरफ से राहुल ने कहा, बस मैं तुझे ही कॉल करने वाला था। 2 बजे स्माइल कैफे पहुंच, मैं और सुमित भी वहां आ रहे हैं। चल ठीक है। ये बोलकर राहिल ने कॉल कट कर दिया। राहिल जाकर रेडी होने लगा। दूसरी तरफ
लेखा कैफे में कस्टमर्स के ऑर्डर ले रही थी। तभी करण भी वहां आ पहुंचा। वो हमेशा की तरह वहां पर जाकर बैठ गया जिस टेबल के पास लेखा ऑर्डर ले रही थी। उसने लेखा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मेरा ही इंतजार किया जा रहा था। लेखा ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो उस टेबल के कस्टमर का ऑर्डर लेकर करण के टेबल पर पहुंची। उसने करण की तरफ देखते हुए धीमे से पूछा, तुम्हारी बाइक की चाबी का लॉकेट कहां पर? करण ने लेखा को देखते हुए कहा, तुम्हें उससे क्या करना है? काफी दिन पहले ही वो कहीं टूट कर गिर गया। लेखा ने अपने ड्रेस की पॉकेट से उस लॉकेट को निकाला और करण के सामने रखते हुए कहा, कहीं नहीं, मेरे कमरे में मिला था। ये देख करण थोड़ा चौंक गया। उसने थोड़ा हकला कर कहा, तुम्हारे रूम पर कहाँ मिला तुम्हें? लेखा ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा, मुझसे झूठ मत बोलना करण। जितना पूछ रही हूं सिर्फ उसका जवाब देना। मेरे कमरे की जो हालत बदली है वो सब काम तुमने करवाया। करण लेखा से झूठ नहीं बोल पाया और उसने हाँ में सर हिलाया। लेखा ने यह सुनते ही प्यार से कहा, तो एक बार बताना तो चाहिए था। मैं इतने दिनों से ये समझ रही थी कि उस खड़ूस मकान मालिक ने वो काम करवाया। जिसने ये काम करवाया है मैं उसका शुक्रिया अदा भी नहीं कर पाई। लेखा की बात सुनकर करण हैरान था। उसे लग रहा था कि लेखा उस पर गुस्सा होगी, लेकिन यहां तो उसका उल्टा हो रहा था। लेखा ने करण से कहा, तुम सच में एक अच्छे दोस्त हो करण। तुमने जो मेरे लिए किया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। इसलिए आज तुम्हें यहाँ जो भी खाना पीना है वो सब मेरी तरफ से होगा। तुम इसके लिए मुझे मना नहीं कर सकते। इतना बोलकर लेखा कस्टमर्स के ऑर्डर्स लेकर कैफे के किचन की तरफ चली गई। लेखा जिस करण को अपना दोस्त समझ रही थी, उसे क्या पता था कि करण एक सीबीआई ऑफिसर था। चीफ नायडू ने उसे लेखा, आयशा और राहुल पर नजर रखने के लिए वहां भेजा था। लेकिन लेखा से मस्ती मजाक करते हुए करण सच में लेखा से प्यार करने लगा था। उसने लेखा के रूम में जो खर्च किया था वो सब अपनी कमाई से किया था। करण को लेखा और राहुल तो मिल चुके थे, अब उसे सिर्फ आयशा को ढूंढना बाकी था। आज भी करण के कान में ब्लूटूथ था जिस पर वो नायडू से बात करते हुए बोल रहा था, नहीं सर, राहुल और लेखा को देखकर मैं श्योर हूं कि ये दोनों देश के खिलाफ कोई खतरा नहीं बन सकते। बस एक बार आयशा मिल जाए तो मैं इस मिशन से फ्री हो जाऊं। नहीं सर, उन आउटस्कर्ट्स रेसर्स का कुछ भी नहीं पता चला। कल एक अच्छा मौका था उन्हें पकड़ने का, लेकिन वो भी मेरे हाथ से निकल गया। मैं जल्द ही उन तीनों को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा सर। बस मुझे एक मौका और दीजिए। ओके सर, जय हिंद। ये बोलकर करण ने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि लेखा एक ट्रे पर कॉफी, सैंडविच और मैगी रखे हुए उसकी तरफ चले आ रही थी। लेखा ये सब इसलिए लेकर आई थी क्योंकि करण को वो कैफे में यही सब खाते हुए देखती थी। उसने करण के टेबल पर ट्रे को रखते हुए प्यार से कहा, आज की ये पार्टी मेरी तरफ से। करण ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन लेखा, मैंने जो किया वो सिर्फ अपनी दोस्ती निभाने के लिए किया। मुझे पता है तुम्हें पैसों की जरूरत है, इसलिए इस ऑर्डर का बिल तो मैं ही भरूं। लेखा ने प्यार से कहा, देखो करण, मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकती। ये तो मुझे करने दो। इसका उतना भी बिल नहीं बनेगा जितना तुम सोच रहे हो। लेखा करण से ये सब बातें कर ही रही थी कि तभी राहुल, सुमित और राहिल के साथ कैफे पहुंचे। क्या मोड़ लेगी राहुल और लेखा की कहानी? राहिल के अंदर की शक्तियों का लेखा और राहुल की शादी करवाने के पीछे क्या मकसद था? ये जानने के लिए सुनते रहिए नरक दूर।